हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 29 जून 2026 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने राहत एवं मानवीय सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद, तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन अमिस्ताद। भारत सरकार ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। इसका उद्देश्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत को शीघ्रता से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाना है। इस मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान भारतीय वायुसेना का, इसके माध्यम से राहत सामग्री और चिकित्सा दल भेजा गया। C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान भारत ने भारतीय सेना की विशेष मेडिकल टीम को भी वेनेजुएला भेजा, जो घायलों के उपचार तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। इसके साथ ही लगभग 50 टन राहत सामग्री भी भेजी गई, जिसमें आवश्यक दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, खाद्य सामग्री एवं अन्य राहत सामग्री शामिल है। अमिस्तेड जो है वह स्पेनिश भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है दोस्ती। इस अभियान का नाम भारत और वेनेजुएला के बीच मित्रता एवं मानवीय सहयोग की भावना को दर्शाता है। अमिस्ताद ऑपरेशन अमिस्ताद के महत्व की बात करें तो यह प्राकृतिक आपदा से प्रभावित देश को त्वरित मानवीय सहायता प्रदान करता है। भारत की विश्व बंधु और ह्यूमैनिटेरियन फर्स्ट रिस्पॉन्डर की छवि को यह मजबूत करता है। ऑपरेशन अमिस्ताद भारत की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR क्षमता का यह प्रदर्शन है। HADR क्षमता का प्रदर्शन है। यह भारत और वेनेजुएला के द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करेगा। ऑपरेशन अमिस्ताद C-17 ग्लोब मास्टर विमान की बात करें तो यह भारतीय वायुसेना का भारी भरकम रणनीतिक परिवहन विमान है। स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है। लंबी दूरी तक भारी मात्रा में सैनिकों, राहत सामग्री एवं सैन्य उपकरणों को ले जाने में सक्षम है C-17 ग्लोब मास्टर। आपदा राहत अभियान, मानव सहायता मिशन एवं सैन्य अभियानों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और मुद्रा बोलीवर है। वेनेजुएला काराकस बोलीवर। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। आदर्शवाक्य नव स्पृशः दीप्तम है। भारत के प्रमुख राहत अभियान, कुछ राहत अभियानों की बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। म्यांमार में भूकंप आने के बाद भारत द्वारा राहत एवं बचाव सामग्री भेजी गई। ऑपरेशन सिंधु पश्चिमी एशिया में संकट के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान था। ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और अन्य लोगों की निकासी के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप 2023 में आया था, उसके बाद भारत द्वारा राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया ऑपरेशन दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने असमिया लोक कला एवं संगीत पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है? असमिया लोक कला एवं संगीत पर आधारित, तो इसका सही उत्तर है संस्कृति रत्न भंडार भाववैयार इतिवृत्त। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में संस्कृति रत्न भंडार भाववैयार इतिवृत्त नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक असमिया लोक कला और लोक संगीत की समृद्ध परंपरा, विशेषकर भावैया लोक संगीत की ऐतिहासिक यात्रा, सांस्कृतिक महत्व और विकास को विस्तार से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक असमिया लोक कला और लोक संगीत की। इस पुस्तक का संयुक्त लेखन डॉक्टर जयंत कुमार राय और संगीता राय ने किया है। पुस्तक का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना तथा पारंपरिक संगीत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। भाववैया लोक संगीत क्या है? यह पूर्वोत्तर भारत की एक प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है। भाववैया यह मुख्य रूप से असम के निचले क्षेत्र तथा उत्तरी बंगाल में लोकप्रिय है। भाववैया, इसके गीतों में प्रेम, विरह, ग्रामीण जीवन, प्रकृति, सामाजिक भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। भाववैया में पारंपरिक रूप से यह संगीत बैलगाड़ी चलाने वालों, चरवाहों और ग्रामीण समुदायों द्वारा गाया जाता है। यह भाववैया संगीत भारतीय लोक संगीत की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों में से एक माना जाता है। इस पुस्तक की बात करें तो यह असमिया लोक संगीत एवं संस्कृति का प्रमाणिक दस्तावेज है। पारंपरिक लोक संगीत के इतिहास और विकास का विस्तृत वर्णन है। इसमें भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान था। यह पुस्तक युवा पीढ़ी को भारतीय लोक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास है।
असम की बात करें तो इसकी राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देंग पटकाई है। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा निम्न इसमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे अमेजोन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? अमेजोन ऑफ द ईस्ट। अंबुबाची मेला का आयोजन यही कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में किया जाता है। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है और तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है कामाख्या मंदिर। भारत में लोक संगीत की अनेक प्रसिद्ध शैलियां हैं, जैसे भावैया असम में है, तो बिहू असम में भी है, बाउल पश्चिम बंगाल का, लावनी महाराष्ट्र का, मांडा राजस्थान का। ये सब लोक संगीत की अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग राज्य में मनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 9 की नई राजनीति विज्ञान की पुस्तक में किस ऐतिहासिक घटना पर विशेष नया अध्याय शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल पे। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल पे नया अध्याय जोड़ा गया है। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल पर विशेष नया चैप्टर जोड़ा है। इस नए अध्याय का उद्देश्य है विद्यार्थियों को भारतीय लोकतंत्र, संविधान, मौलिक अधिकार तथा आपातकालीन प्रावधानों की बेहतर समझ प्रदान करना। 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि, उसके कारण, संवैधानिक प्रावधान, भारतीय लोकतंत्र पर उसके दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन कराया जाएगा। यह परिवर्तन 2020 एनईपी 2020 के उद्देश्य के अनुसार है, जिसमें विद्यार्थियों को केवल तथ्य याद कराने के बजाय संवैधानिक मूल्य, आलोचनात्मक चिंतन एवं लोकतांत्रिक समझ विकसित करने पर बल दिया गया है। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो यह 25 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह आपातकालीन की घोषणा की थी। अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। यह घोषणा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की सलाह पर ली गई थी। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 ईस्वी तक चला, लगभग 21 महीने तक चला था। इस दौरान कई मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई थी और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण एवं चर्चित संवैधानिक घटनाओं में से माना जाता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में आता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में आता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई। 29 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई। यह 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसका स्थान ली। 1986 के शिक्षा नीति का स्थान ली। एनसीईआरटी की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। 1961 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। यह विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, शोध एवं शिक्षक का प्रशिक्षण करना, यह एनसीईआरटी का काम है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। 1962 में चीन भारत युद्ध के कारण, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। आंतरिक अशांति की जगह पे नाम सशस्त्र विद्रोह हो गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजी गई वाइल्ड ब्रिंजल, जंगली बैंगन की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सोलेनम पैंडी। सोलेनम पैंडी। अंडमान निकोबार में जंगली बैंगन की नई प्रजाति सोलेनम पैंडी की खोज की गई। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के घने एवं जैव विविधता से भरपूर वनों से वनस्पति वैज्ञानिकों ने जंगली बैंगन की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम सोलेनम पैंडी रखा गया है। यह प्रजाति नारंगी रंग के फूलों वाली एक दुर्लभ जंगली बैंगन प्रजाति है। नारंगी रंग के फूलों वाली यह नई प्रजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान में आसपास वन क्षेत्रों में पाई गई है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के वन क्षेत्रों में पाई गई है। इस खोज से भारत की बायोडायवर्सिटी और विशेष रूप से अंडमान निकोबार की स्थानिक इंडेमिक वनस्पतियों के महत्व को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। सोलेनम पैंडी क्या है? सोलेनम पैंडी पौधों की एक प्रमुख जीनस है जिसमें बैंगन, टमाटर, आलू जैसे महत्वपूर्ण पौधे शामिल हैं। सोलेनम। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रजाति आनुवंशिक, जेनेटिक अनुसंधान, पौध संरक्षण एवं भविष्य में बेहतर कृषि किस्मों के विकास में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
नई प्रजाति की खोज से वैज्ञानिकों को पौधे के इवोल्यूशन, विकास क्रम तथा जैव विविधता को समझने में सहायता मिलती है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। यह सैडल पीक के आसपास स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। 732 मीटर ऊंची है सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। 1 नवंबर 1956 को बनी। इसकी उच्चतम चोटी सैडल पीक है। भारत का दक्षिणतम त्रिसेवा सैन्य एयर स्टेशन है आईएनएस बाज। आईएनएस बाज जो है वो भारत का दक्षिणतम ट्राई सर्विस सैन्य एयर स्टेशन है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के कैंपवेल बे में है। कैंपवेल खाड़ी में है, कैंपवेल बे में है आईएनएस बाज। यह भारत की समुद्री सुरक्षा और सागर सिक्योरिटी फॉर एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। आईएनएस जारवा, यह अंडमान निकोबार में भारतीय सेना का प्रमुख नेवल बेस है। आईएनएस जारवा यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आईएनएस जारवा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और अंडमान निकोबार क्षेत्र में नौसेना के संचालन का प्रमुख केंद्र है। भारत सरकार द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है ग्रेट निकोबार द्वीप में। भारत विश्व के 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज में शामिल है। विश्व के जो 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज है उसमें शामिल है भारत। मेगा डाइवर्स ये क्या होता है? यह देश, मेगा डाइवर्स कंट्रीज वैसे देश है जहां विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और इन देशों में बड़ी संख्या में एंडेमिक स्पीसीज, वहां की स्थानिक प्रजातियां होती है, अर्थात ऐसी प्रजातियां जो केवल उसी देश में पाई जाती है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज। कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 1988 ईस्वी में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज की पहचान की थी। 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज की पहचान की थी, और ये 17 देश मिलकर दुनिया की 70% बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करते हैं। 17 देश 70% जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। मेगा डाइवर्स बनने के कुछ मानदंड है, जैसे कम से कम वहां 5000 स्थानिक एंडेमिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। देश की सीमा समुद्री पारितंत्र मरीन इकोसिस्टम से जुड़ी होनी चाहिए, तो मेगा डाइवर्स कंट्री में आप आएंगे। भारत मेगा डाइवर्स कंट्री में है। विश्व के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 हॉटस्पॉट भारत में स्थित है। 4 हॉटस्पॉट्स भारत में है। हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड का क्षेत्र। भारत में लगभग 8% वैश्विक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व का जितना भी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्षेत्र है उसका 8% भारत में पाया जाता है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो विश्व के 2.4% पर ही भारत है विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता देश। हमारा अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के आधार पर भारत का स्थान क्या रहा? यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के आधार पर भारत का स्थान चौथा रहा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अनुसार 61 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ विश्व में चौथे स्थान पर रहा भारत, चौथे स्थान पर। 2025 में भारत तीसरे स्थान पर था, लेकिन 2026 में यूके ने भारत को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया, तो भारत चौथे स्थान पर आ गया। अभी इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 1603 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जिनका कुल मार्केट वैल्यूएशन 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। इस रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम की तेज वृद्धि का सबसे बड़ा कारण माना गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। यूनिकॉर्न वह प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे अधिक हो। यूनिकॉर्न इस शब्द का पहली बार प्रयोग 2013 में प्रसिद्ध वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली ने किया था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग यूनिकॉर्न कंपनी आमतौर पर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और हाई ग्रोथ बिजनेस मॉडल पर आधारित होती है। इसमें टॉप 4 कंट्रीज की बात करें तो यूएसए में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है 806, चाइना है 381 के साथ, यूनाइटेड किंगडम 70 और इंडिया में है 61। टॉप 3 यूनिकॉर्न कंपनीज की बात करें तो एंथ्रोपिक है, फिर ओपन एआई है और फिर बाइट डांस है। इन कंपनियों ने एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तेजी से विकास किया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। हुरून रिसर्च का यह वैश्विक स्तर पर धनाढ़ व्यक्ति, कंपनी, स्टार्टअप्स और निवेश से संबंधित विभिन्न रिपोर्टें जारी करता है।
भारत की यूनिकॉर्न कैपिटल बेंगलुरु को कहा जाता है। यहाँ 25 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और मुंबई में 13 यूनिकॉर्न कंपनी, मुंबई में 13 है। बेंगलुरु को भारत का स्टार्टअप कैपिटल और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिकॉर्न इंडेक्स ही नहीं कई अन्य रिपोर्टों भी जारी करता है, जैसे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरून इंडिया रिच लिस्ट, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट, हुरून ग्लोबल गैजल इंडेक्स। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के चुनाव में किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है? एबेलार्डो डेला एस्प्रियला, एबेलार्डो डेला एस्प्रियला। देख सकते हैं कोलंबिया के एक तरफ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, तो उसके उत्तर में कैरिबियाई सी है। कोलंबिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने जीत दर्ज की है और इन्होंने गुस्तावो पेट्रो को हराया, गुस्तावो पेट्रो का स्थान लिया है। चुनाव में इनकी पार्टी 49.6% वोट प्राप्त की। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, मुद्रा पीसो है, कोलंबिया बोगोटा पीसो, और यह आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। कोलंबिया की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर और कैरिबियाई सागर दोनों से लगती है। प्रशांत महासागर और कैरिबियाई सागर से लगने वाली दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश वह कोलंबिया है। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश की बात करें तो ब्राजील है। यहाँ सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। यहाँ सबसे बड़ी नदी अमेजोन है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन है। कोलंबिया कॉफी, पन्ना और अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और कोलंबिया देश भी 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में शामिल है। अभी जो बताया था 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, उसमें कोलंबिया भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित जेजू फोरम 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? जेजू फोरम, तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में हुआ जेजू फोरम 2026 का आयोजन। जेजू फोरम 2026 का आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। जेजू फोरम में इस मंच पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा, इंडो पैसिफिक एवं वैश्विक चुनौतियों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। यह मंच एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन माना जाता है। जेजू फोरम, जेजू फोरम की बात करें तो इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई। इसके आयोजक जेजू पीस इंस्टीट्यूट हैं। जेजू पीस इंस्टीट्यूट संस्था जो है वो इसका आयोजन करती है। यह एशिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नीति मंचों पॉलिसी फोरम में से एक माना जाता है। जेजू फोरम। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी सियोल है, मुद्रा वॉन है। दक्षिण कोरिया सियोल वॉन, और यहाँ की आधिकारिक भाषा है कोरियाई है। जेजू द्वीप एक ज्वालामुखी वोल्केनिक द्वीप है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जेजू द्वीप, जेजू वोल्केनिक आइलैंड एंड लावा ट्यूब्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2007 में दर्जा प्राप्त है। जेजू वोल्केनिक आइलैंड एंड लावा ट्यूब्स को। दक्षिण कोरिया को विश्व के अग्रणी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जहाज निर्माण देशों में शामिल किया जाता है। दक्षिण कोरिया को सैमसंग, एलजी, hyundai, किया इन जैसी वैश्विक कंपनियों का हेडक्वार्टर भी दक्षिण कोरिया में ही है। भारत दक्षिण कोरिया संबंध के बारे में बात करें तो इस दोनों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015 से चल रहा है, 2015 से है। दोनों देश रक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा, CEPA वर्ष 2010 से लागू है। वर्ष 2010 से लागू है CEPA, भारत दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 28-29 जून को 2026 को नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकसित ग्राम, विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। इस सम्मेलन में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, भविष्य की रणनीति और राज्यों के सफल मॉडलों को साझा करने पर चर्चा की गई। भारत की लगभग 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण विकास के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार है ग्रामीण विकास। 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
विकसित भारत 2047 जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने में विकसित ग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विकसित ग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो इसके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। कुछ ग्रामीण विकास योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG, यह ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों को सर्व ऋतु सड़कों से जोड़ना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना। इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना। स्वामित्व योजना, ग्रामीण संपत्तियों का ड्रोन सर्वे कर संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना स्वामित्व स्कीम है। स्वामित्व स्कीम है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, यह भारत का प्रमुख ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। स्वामित्व स्कीम की बात करें तो इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन AI ने अपना नया भारत का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभुजीत सिंह। प्रभुजीत सिंह को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। आप लोगों से प्रश्न बताइएगा, व्हाट्सएप के नए ग्लोबल CEO कौन बने हैं? व्हाट्सएप के ओपन AI ने प्रभुजीत सिंह को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इससे पहले लगभग 11 वर्षों तक यह उबर इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत के डिजिटल एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य भारत में ओपन AI की रणनीति, व्यवसाय विस्तार, साझेदारी और AI तकनीक के व्यापक उपयोग को गति देना है। भारत ओपन AI का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ओपन AI भारत में अपने उत्पाद, डेवलपर इकोसिस्टम, शिक्षा, स्टार्टअप तथा इंटरप्राइज AI समाधानों के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रहा है। ओपन AI की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। ओपन AI, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA है ओपन AI। इसके CEO सैम ऑल्टमैन है। इसके CEO कौन है? सैम ऑल्टमैन। इसका कार्यक्षेत्र AI और जनरेटिव AI का अनुसंधान और विकास करना। भारत में पहला कार्यालय 2025 ईस्वी में नई दिल्ली में खुला ओपन AI का। और ओपन AI दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत जो है ओपन AI का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। AI की बात करें तो AI का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। जॉन मैकार्थी को। AI शब्द पहली बार कब आया? 1956 ईस्वी में AI शब्द आया। यह डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस USA में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का उपयोग जॉन मैकार्थी ने किया था। डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस USA में वर्ष 1956 ईस्वी में यह डार्टमाउथ कॉलेज न्यू हैम्पशायर USA में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन फैसिलिटी कहां स्थापित की गई है? कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन फैसिलिटी यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित की गई है। कलपक्कम तमिलनाडु में। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत ने दुनिया की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन फैसिलिटी स्थापित की है। यह अत्याधुनिक सुविधा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCR कलपक्कम तमिलनाडु में शुरू की गई है। इस तकनीक का विकास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा किया गया है। इस परियोजना में न्यूक्लियर प्रोसेस हीट का उपयोग करके कार्बन फ्री हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। न्यूक्लियर प्रोसेस हीट का उपयोग करके। यह विश्व की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल आधारित हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जिससे भारत हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जाता है, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। इस तकनीक से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और नेट जीरो जो लक्ष्य है 2070 तक उसे प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। IGCAR कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है और यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के तहत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका मुख्य कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल और एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान करना है। IGCAR। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में होती है। मूल रूप से यह एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे के नाम से शुरू हुई थी। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे।
इसका नामकरण 1967 ईस्वी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में बार किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय ट्रम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का एवं सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है H2। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 ईस्वी में, और हाइड्रोजन का नाम एंटोनी लेवोजियर ने 1783 में दिया। हाइड्रोजन नाम जो दिया वो एंटोनी लेवोजियर ने दिया। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ऐसा हाइड्रोजन जिसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से किया जाए और जिसमें कार्बन उत्सर्जन न हो, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्या है? इसमें अत्यधिक ताप हाई टेम्परेचर हीट का उपयोग करके पानी को रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। यही है थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इस परियोजना में न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, हीट का उपयोग किया जाता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त किया जाता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ 4 जनवरी 2023 को किया गया। 4 जनवरी 2023 को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाना। ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाना। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो इसकी स्थापना 3 अगस्त 1954 ईस्वी को हुई। 3 अगस्त 1954 को। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है परमाणु कार्यक्रम के जनक। हाइड्रोजन के कलर क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ब्लू हाइड्रोजन यह नेचुरल गैस से होता है, लेकिन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस से होता है। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो यह नेचुरल गैस से ही बनता है, यह बिना कार्बन कैप्चर। सबसे अधिक प्रचलित जो है यह ग्रे हाइड्रोजन ही है। ग्रे हाइड्रोजन बिना कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के साथ। ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन की बात करें तो यह कोयला से उत्पादन होता है, और सबसे अधिक प्रदूषणकारी यही हाइड्रोजन होता है, ब्राउन ब्लैक हाइड्रोजन। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस महान भारतीय सांख्यिकीविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो इसका सही उत्तर होगा पीसी महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ये देखिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। इसी वर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, और 2026 में इसका 20वां संस्करण आयोजित किया गया। 20वां संस्करण। इसकी थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। यह दिवस भारत के महान सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत 2007 ईस्वी से हुई 29 जून को। यह सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। सांख्यिकी क्या होता है? यह वह विज्ञान है जिसमें डेटा का संग्रह, वर्गीकरण, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन किया जाता है, वही स्टैटिस्टिक्स है। इसमें सरकार सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, जनसंख्या, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाता है, इस सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर। पीसी महालनोबिस की बात करें तो इनका जन्म 29 जून 1893 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। 29 जून 1893। भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की इन्होंने। ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। नेशनल सैंपल सर्वे जो उसकी शुरुआत में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेशनल सैंपल सर्वे की शुरुआत में। और भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उनके निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान, महालनोबिस मॉडल, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। 1968 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को हुई। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। नेशनल सैंपल सर्वे की शुरुआत 1950 ईस्वी में हुई। नेशनल सैंपल सर्वे 1950 ईस्वी में बना, और वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी कार्यों का समन्वय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI करता है। MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में SJFI गोल्ड मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथन आनंद को SJFI गोल्ड मेडल दिया गया है। महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। SJFI गोल्ड मेडल 2026 यह खेलों के विकास एवं भारतीय खेल में
असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है एसजीएफआई गोल्ड मेडल। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वह छठे व्यक्ति बने हैं विश्वनाथन आनंद। एसजीएफआई गोल्ड मेडल की शुरुआत 2019 में की गई थी, 2019 में की गई थी। विश्वनाथन आनंद ने केवल भारत में शतरंज को ही लोकप्रिय नहीं बनाया, बल्कि अपनी उपलब्धियों से भारत को विश्व शतरंज की महाशक्ति बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है विश्वनाथन आनंद ने। विश्वनाथन आनंद भारत के शतरंज इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और उन्हें भारतीय शतरंज क्रांति का प्रमुख प्रेरणा स्रोत माना जाता है विश्वनाथन आनंद को। एसजीएफआई की बात करें तो यह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजीएफआई, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में खेल पत्रकारिता को बढ़ावा देना तथा खेल जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों एवं खेल प्रशासकों को सम्मानित करना होगा। एसजीएफआई ग्रैंड मास्टर जो शब्द आता है, ग्रैंड मास्टर क्या है? ग्रैंड मास्टर शतरंज की सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय उपाधि है, अंतरराष्ट्रीय उपाधि है। यह उपाधि फीडे द्वारा प्रदान की जाती है। फीडे और अंतरराष्ट्रीय संस्था जो चेस के खेलों का सर्वोच्च शासी संस्था है। फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसे प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को निर्धारित एलोरेटिंग एंड ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स पूरे करने होते हैं। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर थे, 1988 में बने थे। 1988 में 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे, 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे। इन्हें लाइटनिंग किड कहा जाता था क्योंकि ये बहुत तेज चाल चलते थे। इन्होंने भारत में शतरंज की नई पहचान दिलाई। आज के कई युवा जैसे डी गुकेट, आर प्रज्ञानंदा, ये सब इनके लिए प्रेरणा बने। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने 1988 ईस्वी में। वे पहले भारतीय जिन्होंने फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप और क्लासिकल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप दोनों जीते। क्लासिकल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप और फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों जीता विश्वनाथन आनंद ने पहली बार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम इन्हीं को दिया गया 1991-92 में। पद्मश्री इन्हें 1987 ईस्वी में मिला, पद्म भूषण 2000 ईस्वी में मिला और पद्म विभूषण 2007 में मिला। 1987 में पद्मश्री, पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2007 में। फीडे इंटरनेशनल की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई और यह पेरिस में हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी। फीडे इंटरनेशनल की स्थापना 1924 ईस्वी में। अब इसका वर्तमान मुख्यालय लुजेन स्विट्जरलैंड में है, लुजेन स्विट्जरलैंड में है। अंत में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको देखते हैं। सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, पहला है सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तरी अंडमान में पड़ता है। 1979 में इसकी स्थापना होती है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक 732 मीटर की है, यहीं स्थित है सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान में ही। यह दुर्लभ वनस्पतियों एवं स्थानिक एंडेमिक जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। और हाल ही में तो बताया ही गया कि सोलेनम पर्णी नामक जंगली बैंगन की नई प्रजाति यहाँ खोजी गई है। दूसरा है माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई है। दक्षिणी अंडमान क्षेत्र में पड़ता है, दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। इसका पहला नाम माउंट हैरियट नेशनल पार्क था, जिसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। 2021 में इसका नाम बदला गया। नाम परिवर्तन का उद्देश्य मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना था, जिन्हें अंग्रेजों ने अंडमान में निर्वासित कर दिया था, इसलिए इसका नाम बदलकर रखा गया माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वंडूर दक्षिणी अंडमान में है। 1983 में इसकी स्थापना होती है। यह प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु। इसमें 15 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में। सी टर्टल, डुगोंग, डॉल्फिन तथा रंग बिरंगी समुद्री मछलियों का आवास है। यह स्क्यूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग के लिए प्रसिद्ध है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। यह रिची द्वीप समूह पे है, रिची द्वीप समूह के पे है। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई। समुद्री जैव विविधता मैनग्रोव वन इसकी विशेषता है। समुद्री जैव विविधता बहुत सारा है, मैनग्रोव वन है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में। कोरल रीफ सी ग्रास इकोसिस्टम का संरक्षण करता है। समुद्री कछुए और कई दुर्लभ समुद्री जीव पाए जाते हैं यहाँ। अगला है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। निकोबार मेगापोडे पक्षी और निकोबार मैकाक का आवास है। यह पक्षी निकोबार मैकाक और मेगापोडे का आवास है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। यह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। गैलेथिया नेशनल पार्क की बात करें, यह भी ग्रेट निकोबार में स्थित है। गैलेथिया नेशनल पार्क 1992 में बना। लेदरबैक सी टर्टल के घोंसले बनाने का महत्वपूर्ण स्थान है। लेदरबैक सी टर्टल का घोंसला बनाने का महत्वपूर्ण स्थान है गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान। ये भी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर का हिस्सा है गैलेथिया।
अगला है नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान नॉर्थ बटन द्वीप पे है। डॉल्फिन और कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है। डॉल्फिन और कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है। स्क्यूबा डाइविंग का यह प्रमुख स्थान है। अगला है मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। कोरल रीफ और समुद्री जैव विविधता के लिए फेमस है। समुद्री कछुए और रंग बिरंगी मछलियां पाई जाती है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। साउथ बटन समुद्री जीव और कोरल रीफ के संरक्षण के लिए फेमस है। साउथ बटन द्वीप और डाइविंग टूरिज्म का यह प्रमुख केंद्र है। साउथ बटन द्वीप। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।